मज़ीद दिलचस्प कंटेंट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। अमेरिका के गले की हड्डी यानी चीन का BRI प्रोजेक्ट, ये दुनिया का नक्शा चेंज कर देने वाला मंसूबा है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में ये मंसूबा बैकबोन की हैसियत रखता है। इससे मुल्कों की फॉरेन पॉलिसीज़, इकोनॉमीज़, डिफेंस स्ट्रक्चर सब चेंज होने जा रहे हैं। ये बात हम ब्रॉडर व्यू के अंदर कई बार कर चुके हैं। चंद रोज़ कबल ब्रॉडर व्यू के एपिसोड नंबर 460 में हमने एक बात की थी कि इंडिया अब ये तो भूल जाए कम से कम कि बांग्लादेश पे उसका कोई असर बरकरार रहना है पहले की तरह। इट्स ओवर। भले ही शेख हसीना साहिबा की हुकूमत हो, इट डजेंट मैटर। बांग्लादेश के अंदर शेख हसीना साहिबा की हुकूमत होते हुए भी इंडिया को पहले वाली अहमियत नहीं मिलने जा रही। मोदी जी हैज़ स्पॉइल्ड एवरीथिंग। इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस अब शायद दोबारा इतनी अहमियत हासिल ना कर पाएँ जितनी पहले रखते थे, क्योंकि ओवर द ईयर्स चीन वहाँ पर एक पावरफुल प्लेयर के तौर पर उभरा है। इंडिया ने बांग्लादेश को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहा है शुरू से ही, फॉर इंडियाज़ ओन जियोपॉलिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स। हालांकि बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच ख़राब रिलेशंस का फ़ायदा ना बांग्लादेश को है ना पाकिस्तान को है, दोनों को नहीं है, सिर्फ इंडिया को इसका फ़ायदा है। लेकिन वो टाइम अब गुजर चुका है। BRI ने बड़ा गहरा असर छोड़ा है इस रीजन के अंदर और इंडिया आइसोलेट हो चुका है। एज अ रिज़ल्ट इंडिया की बांग्लादेश के अंदर अब वो पहले वाली हैसियत नहीं रही। और इसी प्रोग्राम में हमने ये भी बात की थी कि नियर फ्यूचर में शेख हसीना पाकिस्तान के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भले ही ना करें, लेकिन BRI और चीन की वजह से एक बेहतरीन वर्किंग रिलेशंस आपको नज़र आएंगे बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच। आप देख रहे हैं कि कभी इमरान खान शेख हसीना को पाकिस्तान आने की दावत देता हुआ नज़र आता है आपको, तो कभी शेख हसीना और इमरान खान कश्मीर जैसा पाकिस्तान और चीन का अहम तरीन स्ट्रेटेजिक मैटर डिस्कस करते हुए नज़र आते हैं फ़ोन पे। शेख हसीना और इमरान खान। अब बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच मीठी मीठी मैंगो डिप्लोमेसी शुरू हो चुकी है। शेख हसीना साहिबा ने इमरान खान को ईद के मौके पे आमों का गिफ्ट भेजा है। हालांकि शेख हसीना ने इंडिया को भी मैंगोज़ भेजे हैं, लेकिन चूंकि बांग्लादेश के आम इमरान खान के पास भी पहुंचे हैं इस्लामाबाद में, लिहाजा न्यू दिल्ली में जो आम डिलीवर हुए हैं इनका जायका कड़वा ही महसूस हुआ है न्यू दिल्ली में। इस टेंशन से कि ढाका के आम इस्लामाबाद क्यों गए भाई, लेकिन ढाका वाले कह रहे हैं नई दिल्ली वालों को कि बंधु टेंशन मत खाओ, आम खाओ। बांग्लादेश के सबसे बेस्ट आम, हरी भागा आम, बूढ़ा भी खाए तो जवान हो जाता है। वैसे टेंशन में किसको आम अच्छे लगते हैं? न्यू दिल्ली में इस वक्त अफ़गानिस्तान का बहुत बड़ा टेंशन है, उनको आम कैसे अच्छे लगेंगे? वहाँ पर अफ़गानिस्तान में गेम हाथ से निकल चुका है और ये एक बहुत बड़ी सिग्निफिकेंट एक चीज़ हुई है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की हिस्ट्री में। अफ़गानिस्तान बहुत ज़्यादा आम है उनके लिए और वो हाथ से निकल जा चुका है। इंडिया अगर अफ़गान तालिबान से रब्ता करने की कोशिश करता है तो वो आगे से तंज करते हुए चुटकुला मारते हैं और कहते हैं कि अच्छा बिरादर, पहले ज़रा हमारी हुकूमत को तो एक्सेप्ट करें फिर देखते हैं। अफ़गानिस्तान से इंडिया का रोल ऐसे आउट हुआ है कि आने वाले दिनों में वहाँ इवन आपको बांग्लादेश का रोल भी इंडिया से ज़्यादा नज़र आने वाला है, क्योंकि चीन का जो BRI है ये अफ़गानिस्तान इसके अंदर आ चुका है। चीन अफ़गानिस्तान को BRI के अंदर ला चुका है और सेंट्रल एशिया जाने के लिए बांग्लादेश समेत साउथ एशिया के तमाम मुल्कों के पाकिस्तान के पोर्ट्स पे आना पड़ेगा और वहाँ से फिर वाया अफगानिस्तान सेंट्रल एशिया जाना पड़ेगा। और सेंट्रल एशिया का भी यही हिसाब है कि उनको साउथ एशिया के मुल्कों से ट्रेड करने के लिए अफगानिस्तान के थ्रू जाना पड़ेगा। यानी कि इंडिया आउट है और बांग्लादेश इन है। दैट मीन्स फ्यूचर के अफगानिस्तान में बांग्लादेश है, श्रीलंका है, नेपाल है, सब है, इंडिया नहीं है। बल्कि मोस्ट प्रोबेबली इंडियन गुड्स भी बांग्लादेश के रास्ते सेंट्रल एशिया से जा सकते हैं, क्योंकि इंडिया का अपना पता तो वहाँ साफ़ हो चुका है ना, तो वो तो नहीं जा सकता ना सेंट्रल एशिया। तो मोस्ट प्रोबेबली इंडियन मैन्युफैक्चरर्स जो हैं ये बांग्लादेश के थ्रू वाया बांग्लादेश अपने गुड्स भेजें कहाँ, सेंट्रल एशिया में। BRI में बांग्लादेश है, इंडिया नहीं है। अच्छा, नेपाल के पास भी तो पोर्ट्स नहीं है, वो भी अगर अपनी एक्सपोर्ट करना चाहेंगे सेंट्रल एशिया तो कहाँ से करेंगे? बांग्लादेश से करेंगे, बांग्लादेशी पोर्ट्स से करेंगे। यानी इसका मतलब है कि बांग्लादेश का एक कलीदी रोल बनने जा रहा है उसके पोर्ट्स की वजह से BRI के मुस्तकबिल में। लेकिन इंडिया को इससे ज़्यादा खौफ पता है किस चीज़ का है? इंडिया को खौफ इस चीज़ का है कि कश्मीर तालिबान जो हैं ये कश्मीर के अंदर न तुलू हो जाए। हम मुसलसल इस पर बात करते रहते हैं कि BJP और RSS की एंटी मुस्लिम सियासत और हिंदुत्व का नज़रिया इंडिया के फॉरेन रिलेशन को डुबोने में मेन कल्प्रिट रहा है।
हर चीज़ को वहाँ मुस्लिम दुश्मनी के ऐनक से देखा गया है। अब 2014 से लेकर शुरू करें, रिकैप करें, आपको पता चलेगा कि हर चीज़ को मुस्लिम हिंदू की ऐनक से देखा गया है। कोरोना आया हाल में गुज़िश्ता साल, उसका इल्ज़ाम भी मुसलमानों पे लगा दिया। शुरू में आपको याद होगा इंडियन मीडिया हाथ धो के पीछे पड़ गया। ये खुद ब खुद तो नहीं पीछे पड़ते ना। वेस्ट बंगाल की जो सीएम है ममता बनर्जी साहिबा, ये खुद कह चुकी हैं कि इंडियन मीडिया ऑपरेट होता है अमित शाह के घर से। बीजेपी की जो होम मिनिस्टर हैं इनके घर से ऑपरेट होता है, वहाँ से सारे हुक्म मिलते हैं कि आज क्या बोलना है, आज किसके हमला करना है, क्या करना है। अमित शाह साहब मीडिया चला रहे होते हैं। कोरोना आया तो मोदी साहब की परफॉर्मेंस जो है, हेल्थ सेक्टर तो इंडिया का वैसे ही कमज़ोर हो चुका था करप्शन और इन चक्करों में। इससे ध्यान हटाने के लिए कोरोना को लगा दिया गया मुसलमानों के पीछे। शदीद किस्म का नफरत अंगेज़ प्रोपेगेंडा मुसलमानों के खिलाफ शुरू हुआ और फिर कुदरत का कानून हरकत में आया। सब बिजी रहे मुसलमानों को गालियां देने में इस सारे अरसे के दौरान। कोई बीजेपी से और मोदी साहब से ये नहीं पूछ रहा था कि तुम कर क्या रहे हो भाई, वेयर इज़ द हेल्थ सिस्टम, इंडिया का हेल्थ सिस्टम किधर है, मुसलमानों को गालियां देने से क्या होगा, इन्होंने थोड़ी कोरोना फैलाया है, कोई नहीं पूछ रहा था। तो फिर इसका फॉल आउट ये हुआ कि इस कदर एक बुरी तबाही वहाँ पर फैली है। लव जहाद, मॉब लिंचिंग, हर तरह से सताया गया माइनॉरिटीज़ को। इससे रेडिकलाइजेशन बढ़ी है, बेतहाशा बढ़ी है इंडियन सोसाइटी के अंदर। अब पाकिस्तान से बात करते हैं या इंडिया वाले तालिबान से बात करते हैं, अब देखें ना रेडिकलाइजेशन कैसे असरअंदाज हो रही है इंडिया के फॉरेन रिलेशंस पे। इस वक्त अगर इंडिया पाकिस्तान से बात कर रहा है या तालिबान से बात कर रहा है तो अंदर से उसके प्रेशर आ रहा है। खुद बीजेपी के जो सपोर्टर हैं ये प्रेशर डाल रहे हैं कि ये क्या कर रहे हैं, आप बीजेपी वालों को कह रहे हैं ये तो आतंकवादी है, इनसे क्यों बात कर रहे हैं। वजह यह है कि बीजेपी वाले सोसाइटी को उस लेवल पर ले गए हैं हेड पॉलिसीज़ में कि अब बीजेपी के खुद के जो सपोर्टर्स हैं वो आड़े आ रहे हैं, उनके लिए खुद फैसला लेना मुश्किल हो रहा है एज अ रिजल्ट। अब मजबूरन बीजेपी को हर चीज़ को कम्युनल एनेक्स से देखना पड़ रहा है कि कहीं उनके वोटर ना नाराज़ हो जाएं। इंडिया के वन ऑफ द टॉप जर्नलिस्ट में से एक हैं शेखर गुप्ता साहब, बड़े ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं। एक कमाल का आर्टिकल इन्होंने लिखा है बीजेपी और तालिबान के जो रवाबित हैं इस हवाले से। इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का आर्टिकल लिखा है और उसमें वो कह रहे हैं कि मोदी गवर्नमेंट विल नीड टू रिमूव अनदर सेट ऑफ ब्लिंकर्स, दैट इज सीइंग पॉलिटिकल फेस एज हॉस्टाइल जस्ट बिकॉज इट इज़ कंजर्वेटिव इस्लामिक। और फिर बीजेपी के लिए कह रहे हैं कि वी नो दैट इट इज़ सेंट्रल टू देयर इलेक्टोरल प्रोस्पेक्टस, दे कांट विन विदाउट पोलराइजेशन, बट द वर्ल्ड अराउंड इंडिया हैज़ चेंज्ड, दे नीड टू मेक एडजस्टमेंट्स टू। आप यहाँ हिंदू मुस्लिम में लगे हुए हैं मोदी साहब, लेकिन दुनिया बदल गई है। इंडिया के अंदर से ये आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं, तो आपको भी बदलना होगा जनाब। खुद इंडिया के जर्नलिस्ट ये बातें कह रहे हैं कि दुनिया बदल गई है, आपको भी तब्दील होना पड़ेगा। और फिर शेखर गुप्ता साहब एक कमाल का जुमला लिख रहे हैं कि इट्स जस्ट दैट इट कॉल्स फॉर बिग रीसेट इन बीजेपीज डोमेस्टिक पॉलिटिक्स। Their challenge then would be to find a formula beyond plain Hindu-Muslim polarization। बड़ा ही ज़बरदस्त आर्टिकल है इनका कि पॉलिसीज़ अपनी चेंज करें, हिंदू मुस्लिम से बाहर निकलें। ये आपकी जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है ये आपके फॉरेन रिलेशंस पर असरअंदाज हो रही है। ज़रूर पढ़िएगा ये वाला आर्टिकल। लेकिन वही बात जो हम करते रहे हैं कि इंडिया की एंटी मुस्लिम सियासत सवाए बीजेपी के किसी और को सूट भी नहीं करती, ना अमेरिका को ना खुद इंडिया को। लिहाजा दो ऑप्शन है, या तो बीजेपी हिंदुत्व की सियासत छोड़ दे विच इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, दे कैन नॉट विन विदाउट दिस पॉलिटिक्स, या फिर धड़म तख्ता हो जाए, वहाँ पर इन हाउस चेंज आ जाए। वैसे वी वुड एडवाइज यू वॉच आउट राहुल गांधी, ही माइट इमर्ज अगेन इन नियर फ्यूचर, क्योंकि ये एक आइडियल उम्मीदवार बन चुके हैं इस वक्त। अगर आप आलमी हालात देखें ना तो ये एक आइडियल उम्मीदवार बन चुके हैं इंडिया के लिए बदले हुए हालात को देखकर। इनकी पॉलिटिक्स कुछ इस तरह की है कि ये अमेरिका को भी सूट करती है इनकी पॉलिटिक्स और वेस्ट को भी सूट करती है। 2014 में जहां इन्होंने इंडिया को छोड़ा था ना, उस वक्त इंडिया कहाँ था जहां पे कांग्रेस ने छोड़ा था। मजबूत रिलेशंस आपको नज़र आते हैं इंडिया और चीन के बीच 2014 में जब कांग्रेस गया है। रूस और इंडिया के भी बड़े ही स्ट्रॉन्ग रिलेशंस थे। पाकिस्तान और रूस कहीं नहीं थे उस वक्त, उनके रिलेशंस कहीं डेवलप नहीं हुए थे। कांग्रेस वाले जो है ना वो बीच में इसमें किरदार अदा कर रहे थे कि रूस पाकिस्तान के करीब ना जाने पाए। और साथ ही साथ मनमोहन सिंह की वो जो एक पॉलिसी थी कि पाकिस्तान के साथ बात करते रहो, तो पाकिस्तान से भी इनके टॉक्स जारी थे। सबके साथ एक बड़ा ही बेहतरीन उन्होंने सिस्टम रखा हुआ था। अफ़गानिस्तान के अंदर भी इंडिया बड़ा मजबूत था जनाब कांग्रेस के दौर में। 2011 में इंडिया और अफ़गानिस्तान की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन हुई थी। 2011 में कांग्रेस के दौर में हुई थी, मोदी के दौर में नहीं हुई थी।
लेकिन उसके बाद क्या हुआ, इंडिया के जो हिंदुत्व के सपोर्टर्स हैं ये लेके आ गए 8वीं पास एक मौसूफ को। मोदी साहब 8वीं पास हैं, खुद कह चुके हैं कि मैं हाई स्कूल पास हूँ, 8वीं तक पढ़े हुए हैं। 17 साल की उम्र में जब इन्होंने एक 7वीं 8वीं क्लास पास की तो घर छोड़ दिया इन्होंने, और तब से लेके इन्होंने स्कूल का मुंह नहीं देखा। अब 8वीं पास एक बंदे को हिंदुत्व के जो सपोर्टर्स हैं उन्होंने इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के भी ऊपर ला के बिठा दिया, इकोनॉमी के ऊपर ला के बिठा दिया, डिफेंस के ऊपर ला के बिठा दिया, इंडिया के सोशल सिस्टम के ऊपर ला के बिठा दिया, इंडिया की डेमोक्रेसी के ऊपर 8वीं पास एक बंदा बैठा हुआ है, जहाँ पे कभी मनमोहन सिंह जैसा PhD होल्डर बैठा करता था। तो नतीजा आपके सामने है, हर जगह स्पॉइलिंग आपको नज़र आती है। चीन के साथ रिलेशन स्पॉइल हैं, बांग्लादेश उनको लिफ्ट नहीं करा रहा, और अफ़गानिस्तान से आउट हो चुका है इंडिया, पाकिस्तान के साथ बड़े ही बुरे रिलेशंस हो चुके हैं इंडिया के, इकोनॉमी माइनस में चली गई, चीन के साथ जंग होने लगी है, हेल्थ सिस्टम आप देखें कोविड के दौरान कैसे एक्सपोज हुआ है, तबाह हो चुका है। वैसे ये कोई नई बात नहीं थी, इंडिया के अंदर जैसे कि हम कहते रहते हैं कि अक्सरियत बड़े ही बेहतरीन लोगों पर मुश्तमिल है। तमाम चंद थोड़े ऐसे लोग हैं जो कि इस सारी गड़बड़ के जिम्मेवार हैं, वरना मेजॉरिटी वहाँ पर फ्रेंडली और ऐसे लोगों की है जो कि अच्छे रिलेशंस चाहते हैं तमाम अपने नेबरहुड से। इंडिया के इंटेलेक्चुअल्स में से जो चंद बेहतरीन इंडिया के इंटेलेक्चुअल्स हैं उनमें से एक हैं अशोक स्वैन साहब। इनका एक बड़ा ही आला किस्म का आर्टिकल इन्होंने आज से कोई 3-4 साल पहले लिखा था, वो ज़रूर पढ़िएगा। उसमें इन्होंने ये सारी चीज़ें प्रिडिक्ट की हुई हैं जो कि आज हो रही हैं, कि इंडिया के जो फॉरेन रिलेशंस हैं वो तबाह होने जा रहे हैं, इंडिया की जो इकोनॉमी है वो तबाह होने जा रहे हैं। 3-4 साल पहले उन्होंने ये सारा जो एक रायता फैला हुआ ये प्रिडिक्ट किया हुआ था। आर्टिकल का नाम था कि मी फर्स्ट, द कोर ऑफ मोदी डॉक्ट्राइन ऑफ फॉरेन पॉलिसी डैमेजिंग फॉर इंडिया। ये भी एक बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का उनका तज्जिया है जो कि पढ़ने के लायक है, तो इसको भी आप ज़रूर देख लीजिएगा। ये वो लोग हैं जो कि रियल इंडिया हैं। इंडिया के चंद बेहतरीन जो इंटेलेक्चुअल्स हैं उनमें से एक अशोक स्वैन का नाम उसमें शामिल होता है, तो ये ज़रूर पढ़िएगा। इसमें भी आपको उस वक्त 2017 में बैठे वो ये बात कर रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी डाउन हो रही है, हमारे फॉरेन पॉलिसी जो है वो नीचे जा रही है, इसको अगर अभी नहीं रोका गया तो ये हमारे लिए आगे चलकर ख़तरा होगा, और यही हुआ है। फिर अब इंडिया इस वक्त भुगत रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी अक्सर जो इंडिया का मीडिया है ना, जो कि बीजेपी कंट्रोल्ड मीडिया है, वहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें नहीं मिलती हैं। उनको टाइम टू टाइम एक नॉन इशू के पीछे लगा दिया जाता है। पहले रिया चक्रवर्ती के पीछे लगा दिया गया था, आपको याद होगा कोविड के दिनों में, और अब लगा दिया गया है किसके पीछे, राज कुंद्रा, शिल्पा शेट्टी के हस्बैंड हैं, इनके पीछे पूरा मीडिया लग गया इंडिया का, जैसे कि राज कुंद्रा ही सारी इंडिया की प्रॉब्लम्स की जड़ है। पूरा मीडिया इस वक्त राज कुंद्रा दिखा रहा है, कोई ये नहीं दिखा रहा कि फॉरेन पॉलिसी हमारी फेल हो गई है, इस पर कोई बात नहीं कर रहा। 2 मुद्दे हैं सिर्फ, अफगानिस्तान के अंदर तालिबान गुंडे हैं, ये दिखाया जा रहा है तालिबान गुंडे हैं और डार्क है जिसमें दोबारा अफगानिस्तान जा रहा है, एक ये ट्रांसमिशन हो रही है, दूसरा राज कुंद्रा दिखाया जा रहा है। इस वक्त भी वही पॉलिसीज़ जारी हैं, लोगों का माइंड डाइवर्ट करें रियल इश्यूज से। 2014 से लेकर बीजेपी की यही पॉलिसी रही है कि अपने जो फेल्यूर्स हैं ना वहाँ से माइंड डाइवर्ट करके लोगों को नॉन इश्यूज़ के पीछे लगा दिया जाए, और इस वक्त भी इंडिया में यही हो रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस्लामाबाद के अंदर और ढाका के अंदर मीठे मीठे आम खाए जा रहे हैं और टेंशन नहीं लिया जा रहा, आम खाया जा रहा है। बांग्लादेश के मशहूर हरी भागा आम खाने जो कि बूढ़े को भी जवान कर देते हैं।